हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पाइनेक्सिस। जैसा कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन और हैंड रिटन नोट्स हर एक चैप्टर के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि हम 15 से लेकर 20 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कवर करते हैं। और हमारी गारंटी रहती है कि हमारे इस वीडियो एक्सप्लेनेशन से बाहर आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड फ्रेम कर ले। ठीक हो गया। और आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स की सभी वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी हैं और अगर आप फिजिक्स की वीडियोस देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहां से फिजिक्स के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रियलिटी बताओ ना, केमिस्ट्री में बच्चे ज्यादा डरते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में भाई इतने सारे रिएक्शंस हैं, कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें। और इवन एनसीईआरटी इतना डीप पूछता है केमिस्ट्री से सीबीएसई कि भाई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है अपने को। तो यहां पर मैंने वन वे सॉल्यूशन लेके आया हूं, सिर्फ 2 स्लाइड अपने पास, 2 स्लाइड आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है आपको। ठीक हो गया। बाकी इन हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से अपने हैंड रिटन नोट्स अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो अपना पहला टॉपिक है ना, वो है आपका बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन करवाता हूं ना, तो भाई वो अपने आप में आधे और 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। और सच बताऊं तो आधे से ज्यादा बच्चे, इवन 90% बच्चों को बैलेंसिंग आती होगी। ठीक है, बट रियलिटी बताओ ना, आपको बैलेंसिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको नहीं आती ना बैलेंसिंग, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई वो टाइम गया जब बैलेंसिंग पूछा जाता था। अब सीबीएसई बैलेंसिंग पूछने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको कलर के बारे में पूछना होता है, उसको प्रेसिपिटेट के बारे में पूछना होता है, उसको अननोन रिएक्शंस के बारे में पूछना होता है। तो अपने को बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन नहीं भी आती है ना, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर मैं पहले बता देता हूं, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन आप छोड़ भी देते हैं तो ट्रस्ट मी कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ना टाइप ऑफ रिएक्शन में अपने को 5 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। 5 रिएक्शन पढ़ लिए ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाना है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सिर्फ 2 एग्जांपल अपने को पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला एग्जांपल बोलता है कि Mg में O2 डालोगे ना तो क्या बनेगा? MgO। MgO का कलर क्या होता है? व्हाइट। कलर याद रख लीजिए भाई, कहीं नहीं मिलता है एनसीईआरटी में। जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीजें पता लगेंगी। यहां पर मैंने आपको पकी पकाई खिचड़ी दे दी। यहां पर इस रिएक्शन के बारे में 2 खास बातें। पहली बात, इसमें डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलती है। डेजलिंग व्हाइट लाइट का मतलब, जब वेल्डिंग करते टाइम लाइट निकलती है या जो फुलझड़ी से लाइट निकलती है ना, उसको कहते हैं डेजलिंग व्हाइट लाइट। इस रिएक्शन में चूंकि लाइट निकल रही है, लाइट इज काइंड ऑफ हीट या एनर्जी, तो जब भी एनर्जी निकलती है ना, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होती है भाई? एनर्जी रिलीज होती है। आपका एग्जाम में एक्सोथर्मिक पे ही डेफिनेशन आ सकता है कई बार। तो ये रिएक्शन अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल भाई CaO। CaO का नाम होता है क्विक लाइम, याद रखिएगा। क्विक लाइम में जब पानी डालते हैं, H2O मिलाते हैं, तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम के बारे में भाई, ये बहुत फास्ट होती है रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट। और ये रिएक्शन भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज होती है बाहर। ठीक हो गया। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां पर खत्म होता है। आया समझ में? अब इसके बाद नया टॉपिक हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में अपने को बस सिर्फ इतना पढ़ना है। अब बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो रियलिटी बताओ ना, सबसे ज्यादा चांस इसी से क्वेश्चन फ्रेम होने के हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस चैप्टर का सबसे लंबा, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हमको सिर्फ 6 रिएक्शंस पढ़नी है और अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो भाई कितना सिंपल कर दिया मैंने, सिर्फ 6 रिएक्शन पढ़ के जाओ बस। उन 6 रिएक्शन में भी भाई इंटरेस्टिंग रिएक्शन बना के पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो कैसे। पहली बात तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब कोई एक प्रोडक्ट 2 या एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। देखो यहां पर देखो, एक रिएक्टेंट है
ए, ये टूट गया किसमें, बी और सी में। जरूरी नहीं है दो में टूटे, दो से ज्यादा में भी टूट सकता है। अब सोचो जब एक बंदा टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम एनर्जी दे रहे हैं उसको, और जब हम एनर्जी देते हैं ना तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जर्नली ना सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, याद रखिएगा। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखिएगा। अब इधर पे ना अपने को टोटल 6 रिएक्शन पढ़नी है डिकम्पोजिशन में। इन 6 रिएक्शंस में से इन तीनों को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूं, इसको अलग, और ये दोनों एक ग्रुप में, बस। ठीक हो गया। ऐसा क्यों, देखिए पहले के 3 रिएक्शंस में हीट दी जा रही है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि करंट दिया जा रहा है, और इस रिएक्शन में सनलाइट दी जा रही है। ठीक हो गया, तो बस 3 तरीके की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन पढ़िए, CaCO3, क्या कहते हैं भाई इसको, लाइमस्टोन। तो जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं ना तो क्या बनता है बता आपका, CaO प्लस क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी बताया। दूसरी रिएक्शन देखो, FeSO4, भाई इंपॉर्टेंट है, कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का FeSO4। जैसे इसको हीट देंगे, हीट दे रहे हैं देखो, तो क्या बनेगा ये, Fe2O3 यानी कि रेड या ब्राउन, या पेपर में आ सकता है रेडिश ब्राउन। और दो गैसें बाहर निकलेंगी, SO2 और SO3। और ये जो दो गैसेस होती है ना, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट होती है, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो। एक कंपाउंड है X, जब वो डिकम्पोज होता है वो टूटता है W प्लस वाई प्लस जेड में, वेयर W इज द रेडिश कलर एंड Y एंड Z आर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, आइडेंटिफाई द X Y Z, ऐसे बोलेगा रिएक्शन। तो अपने को रिएक्शन याद होनी चाहिए, मैंने क्वेश्चन का टाइप भी बता दिया। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, आधे बच्चे वहीं बेहोश हो जाएंगे। अगर अपने ने अपनी रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर वे में, तो हम कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या ये रिएक्शन समझ में आई अपने को, SO2 और SO3 क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, तो ये रिएक्शन तो याद हो ही जाएगी। तीसरी रिएक्शन PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है आपका व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर को बुक में कई बार या पेपर में कई बार कलरलेस भी बोल देते हैं। तो जब इसको हीट करते हैं ना तो ये टूटता है PbO और NO2 में। भाई PbO क्या होता है, ये येलो कलर का PPT होता है। तुम बोलोगे PPT क्या है, PPT प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है पता है, जब कोई रिएक्शन होती है ना तो रिएक्शन के नीचे थोड़ा सा पाउडर जैसा बच जाता है, तो उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहाँ येलो कलर का पाउडर आ जाता है नीचे पे, तो येलो प्रेसिपिटेट। और NO2 को कहा जाता है ब्राउन गैस, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक कंपाउंड X है जो कि टूट जाता है हीट देने पे Y और Z में, वेयर Y इज द येलो कलर PPT एंड Z इज द ब्राउन गैस, आइडेंटिफाई द X Y Z, या आइडेंटिफाई द रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन लिख दोगे तुम वहां पर, आया समझ में। तो शुरुआत के 3 रिएक्शन हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब इसके बाद है ये वाली रिएक्शन, भाई चांसेस है इसके आने के। जब H2O को ना इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट दी जाती है H2 में, तो भाई ये टूट जाता है किसमें, H2 में और O2 में। ठीक हो गया। H2 अपने को मिलता है हमेशा कैथोड में, कहां मिलेगा, कैथोड में। और कैथोड में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। O2 कहां पे मिलेगा भाई, हमेशा एनोड में, और एनोड में कैसा चार्ज होगा अपना, पॉजिटिव। ठीक हो गया। जब भी H2 गैस निकलेगी तो अपना हमेशा क्या निकलेगा, पॉप साउंड। याद रखे, H2 गैस निकली मतलब पॉप साउंड। ठीक है। और H2 और O2 का जो रेशियो होगा ना, वो क्या होगा पता है, 2:1, यानी कि H2 का कंपोनेंट होगा 2 और O2 का कंपोनेंट होगा 1। याद रखिएगा, ये रेशियो आ सकता है, MCQ में आएगा ये रेशियो, अगर आएगा तो उल्टा मत कीजिएगा, 1:2 लिख देगा तो गलत हो जाएगा भाई वहां पर। याद रखिए, H2 2 है और O2 क्या है, 1। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि हम ये कैसे याद करें। मैं इसकी भी ट्रिक लाया हूं भाई तुम्हारे लिए। एक ट्रिक याद करो, पाओ, आप अच्छे मार्क्स पाओ। पाओ में क्या है भाई, P बोले तो पॉजिटिव, A बोले तो एनोड, और O बोले तो ऑक्सीजन। यानी कि जो बंदा पॉजिटिव में है वो एनोड है, और एनोड में ऑक्सीजन है, बस ये। तो दूसरा तुम अपने आप ही समझ जाओगे, जो नेगेटिव है वो कैथोड है, कैथोड में हाइड्रोजन है। तो पाओ, P बोले तो पॉजिटिव, A बोले तो एनोड, O बोले तो ऑक्सीजन, बस खत्म हो गया। यहाँ पर आया समझ में, इतना इजी पढ़ा दिया भाई। अब जो लास्ट के 2 रिएक्शन है ना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ना जाने CBSE ने कितने बार पूछे भाई, थक गया CBSE इसको पूछते पूछते। दोनों सेम है, देखो AgCl AgBr। AgCl कैसे कलर का होता है पता है, व्हाइट कलर का, और AgBr कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। दोनों में सनलाइट डाला तो Ag प्लस Cl2, ये Ag प्लस Br2। Ag का कैसा कलर होता है, ग्रे,
ये दो रिएक्शन ना, और स्पेसिफिकली ये नीचे वाली रिएक्शन, ठीक है, होने को तो ये दोनों रिएक्शन है, बट जनरली एनसीईआरटी में एजीबीआर वाला बताया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिव अ रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, भाई ये नीचे वाली रिएक्शन लिख देना, और मन करे तो दोनों लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। यहाँ पर आया समझ में? यहां पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 6 रिएक्शन पढ़ लिए। इन 6 रिएक्शन से एक भी रिएक्शन ज्यादा नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। ठीक हो गया। और जो बोल दिया है मैंने, बस अब आप इसको आंख बंद करके एकदम ले लीजिए कि भाई इतना ही पढ़ना है अपने को। ठीक हो गया। इसके बाद नया जो टॉपिक है हमारा, 2 रिएक्शन हमने पढ़ लिए, अब बचा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई बच्चे डरे रहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, क्या रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन है, कुछ नहीं है भाई। ठीक हो गया। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर ना 2 लोग हैं, एक का नाम है मोनू, एक का नाम है चिंटू। ठीक है, चिंटू छोटा सा लड़का है और मोनू बहुत बड़ा लड़का है। ठीक है, अब ये चिंटू चेयर में बैठा हुआ है, मोनू आया। ठीक है, तो एक बात बताओ ना, चिंटू को उठना पड़ेगा वरना चिंटू मार खाएगा, तो यही होता है। इसमें क्या होता है पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है, बस खत्म कहानी। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब बात आई कि भैया हमको प्रैक्टिस तो करा दो कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन कैसे होता है, तो भाई प्रैक्टिस करा देते हैं तुम्हें। ये है प्रैक्टिस, देखो हर एक चीज लिख के आया हूं भाई, इतनी मेहनत की है आपके लिए। सबसे पहले ट्रिक देखो, तो ये ट्रिक क्या बोलता है, देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर माइट शेप्स गोल्ड। बस ये ट्रिक याद रखो। इसका मतलब है P बोले तो पोटेशियम, S बोले तो सोडियम, कॉलिंग बोले तो कैल्शियम, मी बोले तो मैग्नीशियम, A बोले तो एल्यूमिनियम, केएलएस बोले तो कार्बन। कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पर कॉलिंग में कैल्शियम है, केएलएस में कार्बन है। ठीक है, जेब्रा बोले तो जिंक, इंस्टीड बोले तो Fe, ट्राई बोले तो टिन, टिन का फॉर्मूला होता है Sn, लर्निंग बोले तो लेड, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, याद रखिएगा यहाँ पर। हाउ, हाउ बोले तो हाइड्रोजन, कॉपर पता ही है, माइट, माइट बोले तो मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है, सेफ्स बोले तो सिल्वर, गोल्ड बोले तो Au। और जिस जिसको मैंने डब्बे में डाल रखा है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब भाई ये 4 रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखो पहली रिएक्शन, Zn है, CuSO4 अपना बढ़िया बैठा है, क्या Zn इसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? देखो जिंक कहां पर है भाई, यहां पर, कॉपर कहां पे है, नीचे, इसका मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है। अगर ज्यादा पावरफुल है तो जिंक आ जाएगा SO4 के साथ, कॉपर को बोलेगा भाई तू बाहर निकल, तो देखो ZnSO4 प्लस कॉपर आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये रिएक्शन सही है कि नहीं है। अब देखो भाई, कॉपर और यहां पर जिंक बढ़िया बैठ रखा है, तो क्या कॉपर जिंक को भगा सकता है क्या? जिंक ऊपर है भाई, जिंक ज्यादा ताकतवर है, कैसे भगाएगा कॉपर? इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर आई बात समझ में? आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कि ये रिएक्शन रॉन्ग है कि सही है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप बताइए तो जरा, Fe प्लस Al2O3 गिव्स Fe2O3 प्लस Al। देखो Fe आया और उसने Al को भगा दिया, कैसा पॉसिबल है? देखो कौन ऊपर है भाई, Fe कहां पर है, यहां पर है, Al कहां पर है, ऊपर। देखो Al ऊपर है तो क्या Fe भगा सकता है क्या? नहीं, Fe तो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है, गलत। तो इसकी सही रिएक्शन क्या होगी भाई, ये देखो Al आया, Fe2O3 बढ़िया बैठा हुआ था, Al ने क्या बोला भाई, बोला कि भाई हम आएंगे यहाँ पर O3 के साथ, तू बाहर निकल। देखो Al2O3 प्लस Fe, खत्म हो गया बस। ये 4 रिएक्शन अगर आप समझ गए ना मैंने कैसे किया, और इसको अगर आपने याद कर दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो इससे क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैंने बोला है जितना मेरा नोट्स है उससे बाहर तो आएगा ही नहीं, और नोट्स में सिर्फ कितने रिएक्शन है, 2 रिएक्शन, पढ़ने अपने को सिर्फ 2 ही रिएक्शन है। क्या होता है भाई ये 2 रिएक्शन, ध्यान से देखो। पहला Zn यानी कि जिंक में जब हम CuSO4 डालते हैं, अभी पढ़ा है हमने, इंपॉर्टेंट बात भाई, CuSO4 का जो कॉमन नेम होता है ना उसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। देखो ब्लू विट्रॉल नाम होता है, याद रखिएगा, न जाने कितने बार आया सीबीएसई में। तो क्या बनेगा भाई, Zn यहां पर आ जाएगा और Cu को बाहर भगा देगा। देखो ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 बन जाता है आपका कलरलेस, और Cu का कलर कैसा होता है, रेड। कलर याद रखिएगा, याद रखिए इस बात को।
ठीक है। दूसरा रिएक्शन भाई, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में अगर ऐसा आया है ना कि गिव ए रिएक्शन विच इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यही है, ये रिएक्शन यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस बनाने में ये रिएक्शन यूज होती है। कैसे, देखो भाई ये जिंक है, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हमें पता है कि जिंक ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तो जिंक आएगा SO4 के साथ, हाइड्रोजन को बाहर भगा देगा। तो देखो ZnSO4 प्लस H2 बाहर हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए H2 जब भी बाहर होता है ना तो पॉप साउंड निकलती है। मैंने पहले ही बोला था H2 बाहर निकल रहा है मतलब पॉप साउंड है, पहले भी पीछे हुआ था ऐसा, ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में। और हीट निकलती है, और इंपॉर्टेंट बात, हीट निकल रही है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक हो गया। तो क्या इस रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया हमने। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पूरा कर लिया कि भाई जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद अपना जो नया टॉपिक आएगा उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें ना आयंस का एक्सचेंज होता है। कैसे, देखो यहां पर देखिएगा, देखो बहुत बढ़िया रिएक्शन है और न जाने कितने बार आया, और इस रिएक्शन के चांसेस हैं इस बार आने के। भाई देखो इसमें क्या है, ए के साथ x और b के साथ y है, तो a क्या बोलेगा पता है, y से तू मेरे पास आ जा, b x से बोलेगा तू मेरे पास आ जा, बस ay प्लस bx, आयंस का एक्सचेंज होगा। रिएक्शन स्टार्ट करें, देखिए पहला रिएक्शन क्या बनेगा यहां पर, इसमें देखिए पहला रिएक्शन क्या बनेगा, यहां पर देखिएगा Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2। देखो Na2 क्या बोलेगा Cl को, भाई तू मेरे पास आ जा, Ba क्या बोलेगा SO4 से, तू मेरे पास आ जा, बस खत्म हो गई ये रिएक्शन। क्या था, कलर याद रखिए, Na2SO4 कलरलेस, BaCl2 कलरलेस, बट अब बनेगा क्या बताओ, Ba ने SO4 को बुला दिया तो BaSO4, और Na2 ने Cl2 को बुला दिया NaCl। अब एक इंपॉर्टेंट बात किसी बच्चे को पता नहीं होगी भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नेम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इन रिएक्शन में ना भाई हमेशा प्रेसिपिटेट बनता है। देखो यहां पर बनाया, जैसे कैसा प्रेसिपिटेट बना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट को किससे दिखाते हैं बताए, ये डाउन एरो से दिखाते हैं हमेशा, ठीक हो गया। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, पक्की बात। तो कैसे रिएक्शन हुआ, डन है, प्लस क्या बाहर निकल गया, देखो Na2 और Cl2, तो 2NaCl। मैंने रिएक्शंस को यहाँ पर बैलेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो भाई, दूसरी क्या है, PbNO3 का होल्ड ट्वाइस, अभी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, याद है आपको, ऐसे रटे होने चाहिए, ठीक है, ये हमने यहाँ भी पढ़ा था, ये हमने यहाँ भी पढ़ा था, एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। अब देखो भाई इसने Ki के साथ रिएक्शन किया तो होगा क्या, Pbi के साथ आ जाएगा और KNO3 के साथ आ जाएगा। तो देखो PbI2, ये रिएक्शन बैलेंसिंग है, प्लस KNO3, अपने को तो रिएक्शन याद कर दी है। याद रखिएगा कि ये आपका येलो कलर का पीपीटी बनाता है, और मैंने अभी बताया, लिखा हुआ है यहाँ पर, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी और ये भी। सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने जो 4 मेजर रिएक्शन थे ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। जितना मैंने बताया ना भाई, इससे बाहर नहीं आना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ना है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ना अपने को ऑक्सीडेशन पढ़ना है ना अपने को रिडक्शन पढ़ना है, अपने को सीधा रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल अपने को सिर्फ रिडॉक्स का याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अपने को सिर्फ डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इतने प्यारे डिफरेंसेस बना के लाए हो ना, देखो इतने सिंपल। ऑक्सीडेशन में क्या होता है पता है, हमेशा ऑक्सीजन जुड़ता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव होता है, माइनस लिखा है तभी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और माइनस इलेक्ट्रॉन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस खत्म हो गया। 3 डिफरेंसेस। इसमें क्या होगा बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस बोले तो एडिशन, माइनस बोले तो रिमूवल, बस खत्म कहानी। 3 डिफरेंस हो गए,
ठीक हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें एक बंदे का होता है ऑक्सीडेशन और एक बंदे का होता है रिडक्शन, बस यही अपने एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल भी है। क्या एग्जाम्पल है? देखो भाई, यहां पर जेडेनओ है और जेडेनओ के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? सी। देखो जिंक के पास ऑक्सीजन है, अब जिंक ने क्या किया बताया, अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया। यहां देखो, यहां जेडन अकेला हो गया और कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। देखो चूंकि यहां पर जिंक के पास ऑक्सीजन है और यहां पर जिंक के पास ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी कि जेडएनओ का क्या हुआ है? रिडक्शन। एग्जाम में आएगा, एक रिएक्शन देगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, आपको खाली आइडेंटिफाई करना होगा। यहां देखो कार्बन बेचारा अकेला था, बट यहां कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि कार्बन का क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। तो यहां पर एक बंदे का हो रहा है रिडक्शन, दूसरे बंदे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। चलिए अब आप में एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना एग्जाम्पल लिखोगे तो रिडक्शन का, सिर्फ इतना एग्जाम्पल लिखोगे ऑक्सीडेशन का, पूरी रिएक्शन बना दोगे रिडॉक्स रिएक्शन। भाई ज्यादा क्यों पढ़ना, जितना कम पढ़ा उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें ना। आया समझ में? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है भाई? सुनो, सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, किसको नहीं पता होगी। जिस बंदे का रिडक्शन हुआ है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बस, और जिस बंदे का ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद को रिड्यूस कर देता है, जिसका रिडक्शन हुआ है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो यहां पर जेडएनओ का रिडक्शन हुआ है, तो जेडएनओ कैसा रिएजेंट है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, तो कार्बन कैसा रिएजेंट है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन। खत्म हो गया बस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं लेनी भाई एग्जाम टाइम पे, इतना इजी सा तो चैप्टर है अपना, और हम लोग डरे रहते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे करेंगे, कहां से आएगा, क्या आएगा, इतना फालतू सा चैप्टर है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हैं और जो हम लोग स्किप मार देते हैं, और जब पेपर में आता है फिर हम बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, उन दो रिएक्शंस का नाम है, पहला है रेस्पिरेशन रिएक्शन या डाइजेशन रिएक्शन, और दूसरे का नाम है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। भाई कैसे है? देखो इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है रेस्पिरेशन रिएक्शन या डाइजेशन रिएक्शन, दोनों एक ही है। कैसे? सुनो, C6H12O6 सुना है तुमने? क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज। मान लो आपने कुछ भी खाया, आपने आलू खाया, आपने नमकीन खाया, आपने पनीर खाया, आपने चिप्स खाया, ठीक हो गया, या आपने चिकन खाया, आपने कुछ भी खाया, तो आपको क्या मिलेगा भाई? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक हो गया। तो आपको क्या मिला? ग्लूकोज। और आपने रेस्पिरेशन के थ्रू क्या लिया भाई? ऑक्सीजन इनहेल की प्लस O2। बॉडी के अंदर गया तो क्या बन गई आपकी गैस भाई? CO2। पता है ना, बायो में पढ़ा है हमने। प्लस क्या बना? H2O। ये H2O क्या हुआ? कुछ तो अपने ब्लड में चले गया और कुछ यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, और प्लस क्या बनेगी भाई? एनर्जी। आई बात समझे? और इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? डाइजेशन रिएक्शन। क्यों भाई? देखो ग्लूकोज से एनर्जी बन रही ना, डाइजेशन। तो रेस्पिरेशन कैसे? देखो भाई O2 ले रहे हैं, CO2 निकल रही, रेस्पिरेशन। दोनों एक ही रिएक्शन है। आई बात समझ में? खत्म हो गया। इतना इतना ही पढ़ना था अपने को। दूसरा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। याद रखिएगा, CH4 को नेचुरल गैस कहा जाता है, बायोगैस होता है। जब इसको बर्न करते हैं, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। ठीक हो गया। तो क्या बनेगा भाई? CO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस H2O प्लस हीट बाहर निकलेगा। अब आपको बताना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बताओ। हीट बाहर निकलनी कौन सी? एक्सोथर्मिक। ऊपर वाली बताओ, एनर्जी बाहर निकलनी क्या? एक्सोथर्मिक। सिंपल है भाई, टेंशन लेना ही नहीं है अपने को। ठीक हो गया। यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट और रिएक्शन पढ़ ली। अब लास्ट का थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे और यहां पर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कह देंगे। देखो, और थ्योरी वाला चैप्टर इतना बेकार, इतना इजी, आप बोलोगे अरे यार ये तो अपने को आता ही है। क्या पढ़ना है भाई? कोरोजन पढ़ना है, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? देखिएगा, जब भी किसी मेटल में मॉइस्चर या एसिड का अटैक हो जाता है। भाई ये मॉइस्चर क्या होता है बताओ तो? यहां पर मॉइस्चर का मतलब हुआ एयर प्लस वाटर, एयर बोले तो H2, इसको कहते हैं मॉइस्चर। ठीक है, या कोई एसिड पड़ जाए किसी मेटल में, तो मेटल में क्या हो जाता है? कोरोजन, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर और एसिड। ठीक हो गया। अब हमने तो भाई रस्टिंग सुना है, रस्टिंग क्या होता है? देखो, अगर कोरोजन आयरन में हो गया ना भाई,
उसको रस्टिंग कहते हैं। यानी कि रस्टिंग कुछ नहीं है, रस्टिंग भी कोरोजन ही है। आयरन में हो गया तो हमने एक कॉमन नाम रख रखा है उसका, रस्टिंग, यानी कि कोरोजन इन आयरन कॉल्ड रस्टिंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे भाई कोरोजन का तो प्रिवेंशन भी था, ये भी था। वो प्रिवेंशन ना मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल में करा रखा है, क्योंकि ये सेम टॉपिक हम वहां भी पढ़ते हैं ज्यादा, ठीक है। और वहां हम सब कुछ पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, अलॉइफिकेशन, सब कुछ पढ़ेंगे। यहां बस अपने को इतना ही पढ़ना है अभी, ठीक हो गया। दूसरा टॉपिक आता है रेंसिडिटी। भाई रेंसिडिटी क्या होता है? जो अपने ऑयली फूड होते हैं ना, ऑयली फूड जैसे चिप्स हो गया, पकौड़ा हो गया, अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए एयर में रखते हैं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है, ठीक हो गया। इसी फिनोमिना को बोलते हैं रेंसिडिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन स्मेल ऑफ द ऑयली फूड व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सेम टू सेम डिट्टो डेफिनेशन लिख देना भाई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख के आया हूं। कैसे प्रिवेंट करोगे भाई रेंसिडिटी से, बताओ तो जरा। पहली बात, एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे हम, उसको एयर के साथ रिएक्शन ही नहीं करने देंगे, ठीक हो गया। उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देंगे, अब एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना। दूसरा, हम उस चिप्स को या पकौड़े को एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। होते ना अपने घर में एयर टाइट कंटेनर जिसमें हम बिस्किट विस्किट रख देते हैं, वही एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। तीसरा, जो कि हम जनरली घर में करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख देंगे ऑयली चीजों को, क्योंकि फ्रिज भी क्या करता है, काफी हद तक ऑक्सीडेशन होने से बचा देता है। और लास्ट, कि हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करेंगे। देखा ना, चिप्स के पैकेट एक एक साल तक चल जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो लोग प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं अंदर, उनकी स्मेल कभी भी खराब नहीं होती, कभी भी वो एक्सपायर नहीं होते, बहुत जल्दी, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और प्रिजर्वेटिव, एक फेमस प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है नाइट्रोजन, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, और आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ा है इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस इतना रट के जाइए और पूरा पेपर बना दीजिए, बस दिमाग खोल के जाइएगा अपना, ठीक हो गया। और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, बस रट लेना उनको, ठीक हो गया। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा। एक्चुअली इस वीडियो को मैं एक बार पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट माइक में आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं दोबारा इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमारे एफर्ट के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उन सभी फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमको भी फायदा मिले, हमारी भी रीच बढ़े, और उन स्टूडेंट्स को भी फायदा मिले कि हम 20 से लेके 15 से लेके 20 मिनट में, 20 से लेके 25 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, और गारंटी दे रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट को कवर करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए और इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।